हेलो, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी बिहार डीएलएड, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर सिविल कोर्ट या पटना हाई कोर्ट के जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी में हिंदी एक कंपलसरी विषय के रूप में है और उससे 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी आवश्यक है कि हम हिंदी के प्रश्नों को भी देखें। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती या फिर ये सभी। इसमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की इसमें कृति कौन सी है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन सी हैं। तो यशोधरा, विष्णुप्रिया और भारत भारती ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएँ हैं। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन डी होगा, ये सभी। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, संगम का, इसमें दिया है संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है सम जोड़ गम, समा जोड़ गम, सन जोड़ गम, संग जोड़ म या सम जोड़ गम। तो इसमें देख रहे हैं कि ये व्यंजन संधि का है। सम जोड़ गम जो है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संधि के नियम से इसमें सम जोड़ गम इसका सही जवाब होगा। क्योंकि संधि के नियम से जब म के बाद से कोई किसी वर्ग का तृतीय वर्ण जब आता है तो म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। इस तरीके से सम जोड़ गम इसका सही जवाब है, क्योंकि म के बाद से ये ग जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है और इस आधार पे म के साथ जब ग मिलेगा तो ये म अनुस्वार हो जाएगा। तो ये सम जोड़ गम संगम होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये समास का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। ये समास का प्रश्न है। जिस समास में दोनों खंड समान हो, यानी कि दोनों खंडों की प्रधानता हो, कोई भी प्रधान ना हो, कोई भी गौण ना हो, यानी कि दोनों पदों की प्रधानता हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। ऐसे समास, द्वंद्व समास में दोनों पदों की समान प्रधानता होती है। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे दिन रात है, माता पिता है, सीताराम है, ये सभी घर द्वार, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्विगु समास जानते हैं कि इसमें जो पूर्व पद होता है द्विगु समास में, ये इसका पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे त्रिभुज, त्रिभुवन, त्रिलोकी, पंचभुज, पंचवटी, नवरत्न, ये सभी के सभी द्विगु समास में आएंगे। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, बाकी के पद संज्ञा होते हैं या अन्य पद होता है, लेकिन इसमें पहला पद जो होता है अव्यय होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य दोनों साथ रहते हैं। जैसे नीलकमल है, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों साथ साथ रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता समान होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। अभी हमने बताया त्रिभुवन, इसमें देखिए त्रिभुवन जो है, त्रिभुवन में त्रि जो पहले लिखा हुआ है, यानी कि ये संख्यावाची है। ये त्रि जो है, त्रि का मतलब 3 है, तो ये संख्यावाची है। और इस तरीके से हम जानते हैं कि जिस समास का पहला पद अगर संख्यावाची है तो वो द्विगु समास होता है। त्रिभुवन, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, ये सभी जितने जो संख्यावाची शब्द हैं, त्रिभुवन, त्रिलोकी, सब के सब जो है ये द्विगु समास में आएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुवन द्विगु समास है। और ये काफ़ी आसान होता है इसमें, क्योंकि पहला जो इसमें जो पद होगा वो संख्यावाची होगा, द्विगु समास त्रिभुवन। पांचवा प्रश्न है, अंतेवासी का अर्थ है। अंतेवासी का अर्थ क्या होता है, ये बताना है कि अंतेवासी का अर्थ क्या होता है। अंतेवासी का अर्थ होता है, इसमें ऑप्शन दिया है, अन्य स्थान पर रहने वाला, अकेला रहने वाला, गुरु के समय पर रहने वाला शिष्य, या फिर अंत तक रहने वाला। तो अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समय जो रहता है उसे अंतेवासी कहा जाता है।
तो इसमें अंतेवासी का अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। गुरु के समीप जो रहता है उसे अंतेवासी कहते हैं। छठा प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? बताना है मकरंद है, गण, वनिता या फिर रत्नाकर। इसमें बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन होगा। तो हम देख लेते हैं सभी ऑप्शन के बारे में, पहले देख लेते हैं। मकरंद जो है, मकरंद को हम शहद कहते हैं। मकरंद जो है कि ये शहद, रस या जो फूलों का रस होता है या फिर मधु जो होता है उसको कहते हैं मकरंद। तो इस तरीके से ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। गण जो है वो, गण का मतलब होता है झुंड या समूह में जब कोई चीज़ रहता है तो उसे गण कहते हैं, या कोई जत्था है, यानी कि लोगों का या कुछ का समूह जो है उसको गण कहेंगे हम। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वनिता जो है, वनिता का अर्थ होता है कि जो दारा या जोरू जिसको कहते हैं, यानी कि जो वो महिला या स्त्री से संबंधित है ये। तो रत्नाकर जो है कि ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, रत्नाकर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इसमें सही ऑप्शन होगा डी, रत्नाकर। तो इसका सही जवाब है रत्नाकर। सातवां प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, घोड़ा और घोड़े, किताब की किताबें और मित्र या मित्रवत। तो हम जानते हैं कि एक वचन और बहुवचन, पहला जो इसमें दिया हुआ है ये एक वचन है और उसके साथ उसका बहुवचन दिया हुआ है। किताब का किताबें भी हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े होता है, लेकिन मित्र का मित्रवत नहीं होगा। तो इस तरीके से इसमें सही जोड़ा ये डी नहीं है ऑप्शन इसका। इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कि ये जोड़ा सही नहीं है, मित्र के साथ मित्रवत नहीं होगा। आठवां प्रश्न है, जहाँ उपमा उपमेय विशेषण विशेष से संबंध हो वहाँ समास होता है। अब इसकी चर्चा की जा रही थी कि जिस समास में उपमा और उपमेय विशेषण और विशेष से का संबंध हो या दोनों साथ साथ होते हैं उससे कहते हैं कर्मधारय समास। तो इसमें ऑप्शन इसका बी सही है, कर्मधारय। इसमें क्या होता है कि विशेषण और विशेष से दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे अगर हम एक ऑप्शन लेते हैं नील कमल, तो इसमें नील कमल जो है वो कर्मधारय का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नील जो है ये क्या है, विशेषण है, और नील ये कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, तो नीला है। यानी कि इस तरीके से देख रहे हैं कि विशेषण और विशेष से दोनों साथ साथ हैं। इस तरीके से ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नौवां प्रश्न है, यायावर का अर्थ है। इसमें बताना है कि यायावर का अर्थ क्या होता है। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, या इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यायावर जो है, यायावर का मतलब होता है कि जो एक स्थान पर जो नहीं रहने वाला हो, यानी कि जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहने वाला हो। यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें दिख रहा है, जो एक स्थान पर नहीं रहने वाला हो, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला उसको कहते हैं यायावर। 10वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि के क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, यानी कि जिसमें कर्म अवश्य होता है। अकर्मक ऐसी क्रिया होती हैं जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, यानी कि उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती। इस तरह से इसमें ऑप्शन बी सही है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। इसमें 11वां प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से पहचानना है कि इसमें अशुद्ध कौन सा शब्द लिखा गया है। पुरस्कार है, आशीर्वाद, मयांक या प्रमाणिक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आशीर्वाद कोई शब्द नहीं है, इसमें आशीर्वाद होना चाहिए, यानी कि ये गलत लिखा है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 20 ऑप्शन सही है इसका। इसका 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। इसमें देखना है कि इसमें जो एक शब्द दिया हुआ है न्यून, देखिए यहाँ पे लिखा है
न्यून एक शब्द दिया गया है और इसमें से विलोम चुनना है कि न्यून का विलोम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि न्यून का मतलब क्या होता है, न्यून का मतलब होता है कम। तो अब कम का इसमें से विलोम क्या होगा, कम को क्या कर सकते हैं हम लोग, अधिक कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। ये जो न्यून है, न्यून यहाँ पे है और इसका विलोम शब्द अधिक हो जाएगा क्योंकि न्यून का मतलब कम होता है। 13वां प्रश्न है, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। नाक भौं सिकोड़ना, इसका ये मुहावरा है और इसमें बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। कौन सा जो विकल्प है वो सही अर्थ को बता रहा है कि नाक भौं सिकोड़ना यानी कि इज्जत बचाना, घमंड करना, घृणा करना या फिर इशारा करना। तो इसमें नाक भौं सिकोड़ना का जो मतलब होता है कि जब कोई किसी से घृणा करता है तो वो अपने नाक भौं को सिकोड़ता है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, घृणा करना। नाक भौं सिकोड़ना का जो सही अर्थ होगा वो घृणा करना होगा। 14वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है आतिशबाजी, ऐतिहासिक या फिर हत्याक्षरी, उत्तरदायी। कौन सा शब्द सही है वर्तनी की दृष्टि से, शुद्ध शब्द को इसमें पहचानना है। देखिए आतिशबाजी भी ये गलत लिखा गया है, आतिशबाजी ऐसा नहीं लिखाएगा, तो आतिशबाजी भी गलत है। फिर आतिशबाजी ये गलत है, इसके बाद से हत्याक्षरी ये भी गलत है, उत्तरदायी भी गलत लिखा गया है, यानी कि ये तीनों ही जो शब्द हैं वो गलत लिखे गए हैं। सिर्फ इसमें ऐतिहासिक सही लिखा गया है, यानी कि इस तरह से 14 का बी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। इसमें एक शब्द दिया हुआ है आरोह। आरोह का विलोम क्या होता है इसमें बताना है। आरोह का अर्थ होता है कि ऊंचे स्वर में जब किसी बात को हम बोलते हैं तो उसको आरोह कहते हैं और इसका विलोम अवरोह हो जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। इसका 16वां प्रश्न देखते हैं, निम्न मुहावरे 16वां प्रश्न है कि निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। इसमें मुहावरा दिया हुआ है हाथ पैर मारना। इसका ऑप्शन दिया है छीना झपटी करना, तैराकी करना या फिर लड़ाई करना या फिर प्रयत्न करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 16 नंबर में हाथ पैर मारने का मतलब होता है कि ये प्रयत्न करना इसका सही जवाब है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाथ पैर चला रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अभी मतलब हुआ कि प्रयास करना या प्रयत्न करना। 17वां प्रश्न है, कट्टू का विलोम शब्द क्या होगा। करुण, पट्टू, मधु या फिर क्रूर। कट्टू का विलोम क्या होगा। कट्टू का अर्थ क्या होता है पहले इसको जान लीजिएगा, तो फिर इसका विलोम भी आप आसानी से बता सकते हैं। कट्टू का मतलब होता है कड़वा और इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा यानी कि मधु। तो कट्टू का इसका सही जवाब हो जाएगा मधु, ऑप्शन सी। इसका 18वां प्रश्न है, जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। माने जिसकी गहराई का पता ना लग सके उससे हम क्या कहते हैं। तो इसमें दिया ऑप्शन अगाध, गह्वर, असाध या फिर अबाध। तो जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे अगाध कहा जाता है। इसका ऑप्शन इसमें ए सही है, अगाध। 19 नंबर प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये सब जानते हैं, दाता का दात्री होता है। 20वां प्रश्न है, हिम किरीटिनी किसकी रचना है। हिम किरीटिनी ये किसकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर इसका एक और ऑप्शन दिया है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसमें जो हिम किरीटिनी है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ऑप्शन इसका ए सही है। तो ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।